अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज मैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसका हमारे पास जो टॉपिक है वो है इंटरनल एनर्जी एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ फिज़िकल स्टेट। ये आपका बुक का जो नेक्स्ट टॉपिक है ये सबसे पहला टॉपिक हमारे पास होता है इंटरनल एनर्जी। ये एक छोटा सा टॉपिक आपकी बुक ने दिया हुआ है, तो हम देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस इज द टोटल एनर्जी इट कंटेन्स। यानी किसी भी चीज़ में, किसी सब्सटेंस के अंदर जो उसकी टोटल एनर्जी होगी उसको हम कहेंगे इंटरनल एनर्जी। ये इसकी डेफिनेशन होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, ये इंटरनल एनर्जी को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी जो टोटल एनर्जी होगी वो कौन सी होगी? सबसे पहले होगी पोटेंशियल एनर्जी या और किनेटिक एनर्जी। ये दोनों एनर्जी को प्लस करने से हमारे पास आंसर आएगा इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा बॉन्डिंग की वजह से होती है। जो एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बना होता है, चाहे वो आयनिक बॉन्ड हो, चाहे वो कोवलेंट बॉन्ड हो, यहाँ तक कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो सी होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, ये सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी होती हैं। जबकि मैंने लास्ट लेक्चर में ये बात मेंशन की थी कि जो पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, रैंडम मोशन कर रहे होते हैं 24 घंटे, किसी भी गैस के, लिक्विड के, चाहे सॉलिड के, वो सब ये चीज़ें तभी कर सकते हैं जब उनके पास किनेटिक एनर्जी हो। तो किनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हीट इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर हम किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ कर जाएगी। और इसका ऑपोजिट भी पॉसिबल है कि अगर हम किसी चीज़ में टेम्परेचर कम कर देंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। इसकी रीज़न ये है कि देखिए, जब आपने किसी चीज़ को हीट दी, उसका टेम्परेचर बढ़ गया, हीट देने की वजह से उसकी पार्टिकल्स का जो मोशन है वो फास्ट हो गया, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर गई। सो ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी द इंटरनल एनर्जी विल अल्टीमेटली बी इंक्रीज्ड। ये एक टेबल है, ये आपको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है। इसके अंदर आपको समझ आ जाएगी कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट है जी, इंटरनल एनर्जी इज़ द किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी इज़ किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद आप लोग लेफ्ट साइड पे देखें, किनेटिक एनर्जी इज़ ड्यू टू द मूवमेंट। किनेटिक एनर्जी इज़ ड्यू टू द मूवमेंट। आप देखें, कोई मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह भी मूव कर सकता है, इसको ट्रांसलेटरी किनेटिक एनर्जी कह सकते हैं। एक मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे घूम भी रहा हो सकता है, इसको रोटेटरी किनेटिक एनर्जी कह सकते हैं। या एक मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर सकता है। ठीक है, तो मतलब ये तीनों किनेटिक एनर्जी हो सकती हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी किसी एक एटम की किसी दूसरे एटम से बॉन्डिंग जो सी होती है, ये देखिए, ये जो बॉन्डिंग है या ये जो बॉन्डिंग है किसी दो एटम्स के दरमियान में, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी सब्सटेंस में जब ये दो एनर्जीज को आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो टोटल आंसर आपके पास क्या आएगा? इंटरनल एनर्जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, जो मेन टॉपिक है, वो है इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट। मैं लास्ट लेक्चर में भी ये बात बताई थी कि जो आपका चैप्टर का नेम है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। ठीक है, 9th क्लास में भी चैप्टर का नाम यही था, 10th क्लास में भी चैप्टर का नाम यही है। लेकिन 9th क्लास में जब आपने ये टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर कहीं भी फेज चेंजेस का लफ्ज़ नहीं था। पूरे चैप्टर में सिर्फ स्टेट्स ऑफ मैटर ही बात हो रही थी। और जो फेज चेंजेस है ना, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन 10th क्लास में हो रही है। ठीक है, तो दोनों क्लासेस का ये चैप्टर मिलके आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो हमारा टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट। मतलब मैटर की हमारे पास कितनी स्टेट्स होती हैं? बेसिक फंडामेंटल 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक प्लाज्मा भी होती है, बट वो फंडामेंटल नहीं होती, अर्थ पे बहुत कम पाई जाती है। तो अगर किसी एक स्टेट का किसी दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होना, इसको हम कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट। हमारा सबसे पहला टॉपिक है द इंटर कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। पहला टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड। ठीक है, ये आपकी किताब का भी इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट में पहला टॉपिक है। अब देखते हैं ये है क्या। अ सॉलिड सब्सटेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड बाय सिंपल हीटिंग। ये बात तो आप जानते हैं, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जब भी किसी सॉलिड सब्सटेंस को हीट कर दिया जाए तो वो मेल्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में बन जाता है। मतलब आप आइस को हीट कर दें
वो भी लिक्विड में चेंज हो जाएगी। किसी सॉलिड सब्सटेंस को आप हीट करें जैसे कि आयरन है या जैसे कि ग्लास है तो वो भी मेल्ट हो जाता है, बट उसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। एज अ रिज़ल्ट हर चीज़ सॉलिड सब्सटेंस क्या कर जाती है, उसको हीट करने से वो लिक्विड बन जाती है। हमारे पास सेकंड पॉइंट है, हीट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एंड दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट अ हायर फ्रीक्वेंसी। अब इसका प्रोसेस एक्सप्लेन किया जा रहा है कि क्यों कोई चीज़ एक सॉलिड एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है बाय सिंपल हीटिंग। ठीक है, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है, लेकिन अब इसकी जो साइंटिफिक रीज़न है वो ये सेकंड पॉइंट में लिखी हुई है कि हीट क्या है, सॉलिड आपको पता है कि सॉलिड के पार्टिकल हमेशा वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वो उसकी वाइब्रेशन फास्ट हो जाती है। थर्ड पॉइंट ये है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर देयर वाइब्रेशनल मोशन बिकम सो फास्ट दैट इट ओवरकम द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब एक ख़ास टेम्परेचर ऐसा होता है जिसके ऊपर ये सारी की सारी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टूट जाती हैं क्योंकि वाइब्रेशनल मोशन बहुत हाई हो जाता है। एज अ रिजल्ट द सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। और वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई सॉलिड की सारी इंटरमोलिकुलर फोर्स ख़त्म हो जाए और वो सॉलिड सब्सटेंस से लिक्विड फॉर्म में चला जाए, इस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट है, एट द मेल्टिंग पॉइंट द पार्टिकल ऑफ द सॉलिड नॉट ओनली लूज देयर मीन पोजीशन बट द अरेंजमेंट एज वेल। ये पॉइंट ये बात बता रहा है कि जब मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है किसी सॉलिड के ऊपर तो सॉलिड के पार्टिकल सिर्फ अपनी जगह ही चेंज नहीं करते बल्कि अपनी अरेंजमेंट भी चेंज कर लेते हैं। ये आगे टेबल से आपको समझ आ जाएगा डायग्राम से ज़्यादा बेहतर। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमारे पास, द सॉलिड कोलैप्स एंड टर्न टू द लिक्विड। फाइनली हमारे पास सॉलिड कोलैप्स कर जाता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये डायग्राम देखें ज़रा, ये देखें इसके अंदर हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स हैं। ये देखें, ये सॉलिड पार्टिकल है, ये सॉलिड पार्टिकल बहुत सारे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये सॉलिड पार्टिकल क्या करते हैं, जब इनकी हमेशा वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ये जो सेंटर में सॉलिड पार्टिकल आपको नज़र आ रहे हैं ये हर टाइम वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ये पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे होते हैं हर टाइम, यूँ इनके अंदर वाइब्रेशन हो रही होती है। बट एट हाई टेम्परेचर इनकी वाइब्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये वाली वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को दूर फेंकना शुरू कर देते हैं क्योंकि वाइब्रेशन बहुत फास्ट हो गई है। वाइब्रेशन की वजह से ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को अपने आप से दूर कर लेते हैं। इनके दूर होने की वजह से इस तरह एक सॉलिड सब्सटेंस एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है जिसके अंदर ये अरेंजमेंट थी पार्टिकल्स की, पार्टिकल एक साथ साथ थे, ये सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक सॉलिड क्या करता है, एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए हैं जो कि आपकी किताब में भी लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने इनको अलग से हेडिंग दी है इम्पोर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट है, हीटिंग द सॉलिड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड द टेम्परेचर दैट वीकन द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल। मतलब अगर मेल्टिंग पॉइंट आने से पहले पहले जितनी भी आप हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं किसी सॉलिड को, वो सारी की सारी वो पार्टिकल की वाइब्रेशन इंक्रीज कर रही होती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स तोड़ रही होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, फर्दर हीटिंग द सॉलिड आफ्टर इट हैज़ स्टार्ट मेल्टिंग डज नॉट इंक्रीज इस टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है हीटिंग कर्व एंड कूलिंग कर्व उसके अंदर बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है कि जब एक मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है ना कि एक सॉलिड ने मेल्ट करना स्टार्ट कर दिया है, अब इस दौरान में जितनी मर्जी आप उसको हीट प्रोवाइड करीजिए उसका अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल एक सब्सटेंस है सॉलिड सब्सटेंस, वो हमारे पास 200 डिग्री पे मेल्ट करना शुरू कर दिया उसने। ऐसा नहीं होता कि कोई सॉलिड एकदम से सारा मेल्ट हो जाए, उसको एक टाइम लगता है मेल्ट होने में। तो जितनी देर तक पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता ना, उसका टेम्परेचर 200 से इंक्रीज़ नहीं करेगा, 200 ही रहेगा। ठीक है, इसकी रीज़न जो है वो आगे डिस्कस होनी है। जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है, इंस्टेड ऑल द हीट एनर्जी प्रोवाइडेड एट दिस मोमेंट इज यूटिलाइज टू कन्वर्ट द सॉलिड इनटू इट्स लिक्विड। इस दौरान आप जितनी भी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो उस वक्त टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी बल्कि उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, मतलब जब मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा, फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट अगर हम कंसीडर कर लें 200 है,
200 जैसे टेम्परेचर शुरू हुआ, सॉलिड मेल्ट करना शुरू कर दिया, और जब तक वो सॉलिड कम्प्लीटली लिक्विड में चेंज नहीं हो जाएगा तब तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं करेगा। तब तक जितनी भी आप उसको हीट प्रोवाइड करेंगे वो सारी की सारी यूज़ होगी उसको कन्वर्ट करने के लिए सॉलिड से लिक्विड में, ठीक है। जैसे ही वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा वो दोबारा से उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने लग पड़ेगा बाय सिंपल हीटिंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू सॉलिड। हमारा पहला पॉइंट है द मॉलिक्यूल ऑफ अ लिक्विड कीप ऑन कन्वर्टिंग इनटू गैस फेज एंड escape फ्रॉम द surface ऑफ लिक्विड एट एनी टेम्परेचर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले इवेपोरेशन के बारे में लिखा गया है कि जब भी आप किसी भी लिक्विड को देख लेना वो 24 घंटे उसमें से ऐसा हो रहा होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड से कन्वर्ट हो रहे होते हैं गैस में। नेक्स्ट पॉइंट है हीटिंग अ लिक्विड इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एंड सो डज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। अच्छा, इस पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि किसी लिक्विड को जब आप हीट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती है और उसके मॉलिक्यूल क्या कर रहे होते हैं, इवेपोरेशन कर रहे होते हैं। अब इवेपोरेशन आई थिंक आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं फिर से बता देता हूँ कि ये एक ऐसा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसके अंदर कोई भी लिक्विड ऑटोमेटिकली खुद ही गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है। और किस वजह से कन्वर्ट हो रहा होता है, ये अपने एनवायरनमेंट से, इर्द गिर्द का जो टेम्परेचर होता है वहाँ से हीट एनर्जी यूज़ करता है, लिक्विड को कन्वर्ट कर देता है गैस में और वो उड़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर किसी बर्तन में पेट्रोल आप डाल के रख देंगे तो वो थोड़ी देर बाद गैस फॉर्म बन के उड़ जाएगा। यहाँ पर कपड़े सुखा के आप लोग जो डालते हैं तो उसके अंदर जितना वाटर होता है वो सारा का सारा गैस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होके तो वो उड़ जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन, कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस बाय एब्जॉर्बिंग द हीट एनर्जी फ्रॉम इन्वायरमेंट, ठीक है। अब वो जो इन्वायरमेंट से हीट एनर्जी ले रहा होता है उससे मॉलिक्यूल्स की किनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, किनेटिक एनर्जी की वजह से जो प्रोसेस हो रहा होता है उसको इवेपोरेशन कह देते हैं। एक पॉइंट होता है इवेपोरेशन, इसके बाद एक चीज़ होती है बॉइलिंग। अब इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या फ़र्क है, ऑन फर्दर हीटिंग when the vapor pressure of the liquid become equal to the atmosphere or external pressure, the bubble of the liquid start coming up and this temperature is called boiling point। अब इसमें एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है वेपर प्रेशर का। वेपर प्रेशर 9th क्लास में आपके सिलेबस में आई थिंक नहीं था, तो मैं इसको थोड़ा सा ये बताता हूँ कि जब भी इवेपोरेशन देखें ना, इवेपोरेशन हमेशा खुले कंटेनर में होती है। आप किसी गिलास को अगर रख रहे हैं, किसी बर्तन को रख रहे हैं, उसमें से जो वाटर है वो निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, तो वो हमेशा खुले कंटेनर में निकलता है। अगर आप उसको उसके ऊपर से ढाँप देंगे या उसको क्लोज कर देंगे तो इस केस में जितने भी वेपर्स हैं उसकी एक एनर्जी, एक जो वेपर का प्रेशर कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटर में जो जगह होगी उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। आसान अल्फाज में सिर्फ आप इतना समझ लें कि जब एक्सटर्नल प्रेशर और प्रेशर ऑफ द गैस, मतलब जो गैस निकल रही है किसी भी लिक्विड में से, इन लिक्विड से कन्वर्ट होके गैस में वो जो गैस निकल रही है उसका प्रेशर बराबर हो जाएगा तो इसको बॉइलिंग पॉइंट कह देंगे। इसका जो डेफिनेशन है वो बेहतरीन आगे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे सिर्फ आप ये समझे बॉइलिंग पॉइंट और इवेपोरेशन में क्या फ़र्क है। जब भी आप किसी भी टेम्परेचर पे एक लिक्विड को रख दें, ठीक है, उस टेम्परेचर के अंदर वो लिक्विड खुद ही गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा, ठीक है, उस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहेंगे। और जब आप टेम्परेचर खुद ब खुद इंक्रीज़ करने के बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके ऊपर वो टेम्परेचर इंक्रीज़ मज़ीद नहीं करेगा, ठीक है। जैसे मेल्टिंग के दौरान कोई चीज़ मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, उस दौरान पे उसका मज़ीद जो टेम्परेचर है इंक्रीज़ नहीं करता। इस तरह लिक्विड का भी एक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, उसका आप टेम्परेचर उससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकते और उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जब तक लिक्विड कम्प्लीटली गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक वो टेम्परेचर मज़ीद इंक्रीज़ नहीं करता, ठीक है। जैसे ही गैस में कन्वर्ट हो गया कम्प्लीटली, अब उस गैस का टेम्परेचर आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर का केस लेते हैं, वाटर को आप गर्म करना शुरू करें, जैसे उसका टेम्परेचर 100 डिग्री पे जाएगा वो बॉयल करना शुरू कर देगा। अब आप उसको मज़ीद हीट करेंगे तो वो हीट उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं करेगी, वो हीट सिर्फ और सिर्फ उसको यूज़ होगी उसको कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड से गैस फॉर्म में, वेपर्स फॉर्म में, भाप। जब वो भाप कम्प्लीटली बन जाएगी, आप उस भाप को किसी सिलेंडर में डाल के या किसी कंटेनर में डाल के गर्म करेंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। तो किसी लिक्विड का वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर वो बबल बनना शुरू कर देता है उस टेम्परेचर को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फर्दर हीटिंग द लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड एंड
द एडिशनल हीट इज़ यूटिलाइज टू ब्रेक बॉन्ड। ये वाली बात मैंने अभी एक्सप्लेन की है कि ये वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर ये वो पॉइंट होता है कि किसी लिक्विड का मज़ीद उससे ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं करता। बॉइलिंग पॉइंट जैसे ही आ जाता है उसके मज़ीद आप जितनी भी हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो इस्तेमाल होती है उसको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए और उसको कन्वर्ट करने के लिए गैस फॉर्म में। हमारे पास नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ अ गैस इनटू इट्स लिक्विड। ठीक है, व्हेन अ गैस इज कूल्ड, जब कोई गैस कूल की जाती है द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल डिक्रीज, तो उसके जो पहले टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही थी, टेम्परेचर डिक्रीज करने से उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। एज अ रिजल्ट द मॉलिक्यूल कम क्लोजर विद द सिग्निफिकेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी वो मॉलिक्यूल की मोशन कम हो जाएगी तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जब ये करीब आएंगे तो उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनना शुरू हो जाएगी। एट अ सूटेबल लोअर टेम्परेचर द इंक्रीज अट्रैक्शन ब्रिंग द मॉलिक्यूल सो क्लोज दैट दे आर चेंज इनटू द लिक्विड फॉर्म। ठीक है, उस लोअर टेम्परेचर पे वो चीज़ क्या करेगी, इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन उसके अंदर हो जाएगी कि वो इस चीज़ को फोर्स करेगा कि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, और इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो आपने बहुत सी इसकी एग्जांपल्स देखी होंगी। जैसे अगर ठंडे पानी की बोतल को आप वहाँ पे कहीं भी रख दें तो हवा का जितना भी जो हवा में वेपर्स होते हैं, पानी के वेपर्स होते हैं, वो सारा के सारे हवा से कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड फॉर्म में और वो बोतल के ऊपर आके कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, ये एक इसकी एग्जांपल है। किसी भी गैस को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप बस उसका टेम्परेचर कम कर दें। टेम्परेचर कम करने की वजह से वो चीज़ गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और इस प्रोसेस को कहेंगे कंडेंसेशन। ये एक टेबल है, इससे आप एक डायग्राम में से आप देख सकते हैं, ये फेस चेंजेस की एक डायग्राम है कि जो सॉलिड है वो मेल्ट हो रहा है, मेल्ट होकर वो लिक्विड बन रहा है। ठीक है, जैसे कि ये देखिए ये आइस फॉर्म में सॉलिड है, ये यहाँ पे मेल्टिंग हो रही है, यानी कि मेल्टिंग का मतलब सॉलिड से लिक्विड, और ये वाटर हमारे पास लिक्विड बन गया है। लिक्विड को मज़ीद आप गर्म करेंगे मतलब ये इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगी कि ये गैस लिक्विड किस में बनना शुरू हो जाएगा, गैस में। और अगर इसी को आप लिक्विड को ठंडा कर देंगे तो वो वापस से जो गैस को ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास प्रोसेस था फेज चेंजेस का। ले जी, यही था हमारा आज का टॉपिक। इसके अंदर कुछ इतनी ज़्यादा मतलब कंसेप्ट नहीं था, मतलब एक सिर्फ यही था कि फेस चेंजेस हो रहा है, कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रही है या गैस वापस से कन्वर्ट हो रही है हमारे पास लिक्विड में। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो मैं आपको ज़रा तफसील से फिर बता दूँगा। ठीक है, और इसके अंदर कोई ज़्यादा कोई कंसेप्चुअल चीज़ नहीं थी, बस यही था कि अगर आप किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है, फिर उस लिक्विड को हीट मज़ीद करते हैं तो वो गैस बन जाती है। जबकि इसका ऑपोजिट अगर आप कूलिंग करेंगे तो गैस से सबसे पहले हमारे पास बनेगा लिक्विड, फिर से सॉलिड बन सकता है। ठीक है, तो अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई है, कोई चीज़ मुश्किल लग रही है तो आप कमेंट करके पूछ लें। बाकी आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। थैंक यू सो मच।